Hello students and parents, myself Dr. Gaurav Gupta and I welcome you all on the behalf of Resonance Adventure Private Limited. Today we are here for the orientation cum academic guidance session for the 12th class student. हम आज यहाँ पर हैं एक उस सेशन के लिए जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि अगर आपका टारगेट नीट 2023 है तो इस ईयर को आपको बेस्ट यूटिलाइज किस तरीके से करना है और किस तरीके से आप एक एडवांस कोर्स को फॉलो करते हुए परस्यू करते हुए अपने नीट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो एज वी ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम किसी भी एम को टारगेट के लिए एम कर रहे हैं, हम किसी भी मंजिल के लिए एम कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो जरूरी है वो है परसिवियरेंस। आपका एक दृढ़ता, एक संकल्प होनी चाहिए। तो इसीलिए जो आपके लिए कोर्स डिजाइन किया गया है, द कोर्स नेम इज संकल्प। तो इसी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि एक्चुअली ये कोर्स क्या है और किस तरीके से आपको एकेडमिक्स ऑफर करता है। इस वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये कोर्स आपको क्या क्या एकेडमिक्स ऑफर करता है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कोर्स डिटेल। तो हम बात करते हैं ये टारगेट कोर्स किसके लिए है, तो ये है फॉर नीट 2023। इसमें जो एनरोल होने वाले स्टूडेंट्स होंगे वो स्टूडेंट्स हैं जो 11th से 12th में प्रमोट हुए हैं। दैट मीन्स जो अभी इस सेशन में क्लास 12th में पढ़ने वाले हैं। कोर्स नेम जैसा हमने बात की, आपको टारगेट करते हुए था, कोर्स नेम इज संकल्प एंड इसका कोड रहने वाला है एमपी कोड। अब बात करते हैं इस कोर्स में आपको जो एकेडमिक फीचर मिलेंगे, दैट मींस इस कोर्स में आपको कैसे पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, इस बारे में हम आगे बात करते हैं। तो है यू आर लुकिंग एट द कोर्स फीचर्स। तो ये जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा, इस कोर्स में हम स्टार्ट करेंगे आपके 12th के सिलेबस से। बट उससे पहले अगर हम ये मान लेते हैं कि 11th में मे बी हमारी प्रिपरेशन में कुछ एरर रह गई थी या कुछ लैग्स रह गए थे, तो जो अगर आपके 11th के कुछ वीक टॉपिक्स हैं, हम उनको स्टार्टिंग में आपका बेस बिल्डअप करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम स्टार्ट करेंगे 11th के वीक टॉपिक से, देन हम इनिशिएट करेंगे 12th को और कंप्लीट सिलेबस खत्म करेंगे। और पैरेलली हम टारगेट करेंगे, बिकॉज आपको बोर्ड भी देना है, तो हम टारगेट करेंगे कि हम बोर्ड के लिए इस 12th सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आपका बोर्ड की प्रिपरेशन इसमें इंक्लूड होती है और बोर्ड के अलावा 12th के बाद पूरी 11th का रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ नीट हम इसमें आगे करने वाले हैं। आपका जो क्लासेस कमेंस होती हैं, ऑन एन एवरेज आपकी डेली 3 क्लासेस रहती हैं। फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, वो कभी 4 हो जाती है, कभी 2 हो जाती है, पर ऑन एन एवरेज आपकी वीक में 18 to 20 क्लासेस होती हैं। और जो पर लेक्चर ड्यूरेशन रहता है दैट विल बी फॉर 1.5 आवर्स। तो इस 1.5 घंटे के सेशन में ऑन एन एवरेज 45 मिनट्स आपको नया टॉपिक या थ्योरी पढ़ाई जाती है और 45 मिनट्स के आसपास डिस्कशन रहता है। अब ये चीज़ें वैरी कर जाती हैं कि अगर सपोज कल आपका टेस्ट हुआ है और आज हम डिस्कशन पे ज़्यादा टाइम दे देंगे, अगर हम मिड वीक में है तो हम थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देंगे, बट आपका जो क्लास ड्यूरेशन रहता है वो रहता है 1.5 आवर पर लेक्चर। ये जो सेम बैच है, जो सेम कोर्स है, आपके लिए 2 फेजेस में स्टार्ट होने वाला है। एक फेज जैसा आप देख सकते हैं ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि स्टार्ट हुआ था 1 फरवरी से एंड जो करंटली रनिंग कोर्स है। एंड जो उसका दूसरा फेज आपके लिए स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है 4 अप्रैल से। एंड वी आर एमिंग कि जिसकी टेंटेटिव एंड डेट रहेगी वो रहेगी एंड ऑफ द दिसंबर या इस साल के एंड में जो आपका कोर्स है। ट्राई पॉसिबली हम ये करते हैं कि दिवाली अराउंड आपका सिलेबस खत्म हो जाए मेजर, बट ये रहता है पूरी कोशिश कि इस सेशन में जो आपका सिलेबस है अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर एंड में या 3rd वीक में आपका वाइंड अप हो जाए, सो दैट हमें बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए और उसके बाद प्रॉपर 1 या 2 रिवीजन के लिए हमें टाइम मिल सके। इस कोर्स की फर्दर डिटेल के लिए कि हम एकेडमिक्स में और किस तरीके से काम करना चाहते हैं, इसके माइनर ब्रेकडाउन के लिए, माइक्रो लेवल ब्रेकडाउन के लिए कि क्या क्या इसमें आपके लिए फीचर किया जाएगा, किस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा, मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो आपको गाइड करेंगे, प्रवीण गुप्ता सर, जो कि पीजी सर हैं, फिजिक्स फैकल्टी एंड द कोऑर्डिनेटर ऑफ मेडिकल डिवीजन। तो सर आई वेलकम यू। Hello students and my dear students and respected parents. Thanks to Dr. Gaurav sir एंड गौरव सर ने काफ़ी फीचर्स इसके बताए हैं, उन्हीं के आगे मैं इसको कंटिन्यू करता हूं। और सबसे पहले मैं सभी पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, रेजोनेंस के सिस्टम पर, रेजोनेंस के फैकल्टी मेंबर्स पर अपना विश्वास किया और 11th क्लास में हमारी मेथोडोलॉजी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और हमें विश्वास जगाया। और मैं यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो आपने हम पर विश्वास किया है उस पर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से उस विश्वास को कायम रखेंगे और बच्चे के रिज़ल्ट्स के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स वगैरह।
अब हमें यहाँ पर आप लोग सब लोग अच्छी तरह से परिचित है हमारी मेथोडोलॉजी पढ़ाने की क्या है, जो हमने पिछले 1 साल में देखा है। हमने जो भी क्लासेज अपनी रखी है वह हाइब्रिड मोड में रखी है अभी कोरोना के पैंडेमिक के कारण। ये आप जानते ही हैं कि स्टूडेंट्स को जैसा हमने किया है कि ऑफलाइन भी अटेंड कर सकता है, ऑनलाइन भी अटेंड कर सकता है। जो हमारा टेस्टिंग के मेथोडोलॉजी है, टेस्ट हैं, वो भी दोनों तरीके से बच्चा दे सकता है। और इसी को हम सेशन 2022 एंड 2023 में कंटिन्यू करेंगे। अब हमें आपको पता ही है कि क्लासेस जो है 1 आवर 30 मिनट्स की होती है एक क्लास, और उसमें जनरली जो हम डिस्कशन करते हैं कि पहले 45 मिनट्स, मैं फ़िज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं क्योंकि फ़िज़िक्स में डिस्कशन बहुत होता है, बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा आती है न्यूमेरिकल पार्ट्स में। तो 45 मिनट्स डिस्कशन क्लास होती है और उसके बाद 45 मिनट्स की थ्योरी क्लास होती है इन एन एवरेज। तो ये हमारी क्लास का, और उसमें हम बेसिकली रेजोनेंस की जो मेथोडोलॉजी है उसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है कि जो भी हम आज पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो आप अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं वो क्वेश्चन टीचर आपको नोट करा देता है, और उन क्वेश्चन को आप अगली क्लास में आकर पूछ सकते हैं। तो आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना, वो एकोमोडेट नहीं होती। अगर प्रॉब्लम एकोमोडेट हो जाती है एक 20 क्लास के बाद, जब चैप्टर ख़त्म होता है उसके बाद अगर डिस्कशन होता है तो बच्चा उसको कॉप अप नहीं कर पाता। तो ये एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी है। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि हर अल्टरनेट संडे अपने टेस्ट होते हैं, सीटी पीटी। सीटी का मतलब जो है कॉमुलेटिव टेस्ट है, एंड पार्ट टेस्ट पीटी का मतलब है। पार्ट टेस्ट में बेसिकली सिलेबस जो है कम आता है, और जो सीटी है उसमें सिलेबस वाइड होता है, ताकि पुराने जो भी चीज़ें हमने पढ़ ली है 3 मंथ 4 मंथ पहले हमने जो पढ़ ली है उनका आप रिवीजन कर सकें। तो ये हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा जो अपने प्रैक्टिस के लिए हैं, हमारे पास एक शीट है जिसको आप मॉड्यूल भी कह सकते हैं, एक डीपीपीज है, ये अपने पास रहते हैं, थ्योरी नोट्स रहते हैं। शीट में भी कंटेंट्स रहते हैं, थ्योरी कंटेंट्स, पूरा थ्योरी होती है, एक्सरसाइज होती है, ये सब आप जानते ही हैं। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फिजिक्स में हमने एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे क्वेश्चन रख रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि डेफिनेटली जब नीट में 50 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं तो उसके रेशो में हमें क्वेश्चन रखने होते हैं कि बच्चे को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करा सकें। और हम ये जानते हैं कि यहाँ पर 200 क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं जो हमें 3 आवर्स में देखने होते हैं, उनमें से 180 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। तो एक बहुत बड़ा टास्क होता है, उसी ड्यूरेशन में हमें ओमार शीट फिल करनी होती है। तो हमें अपनी स्पीड को बहुत फास्ट करना होता है विद एक्यूरेसी। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। तो उस पर काम करने के लिए हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी शीटों में रख रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट उसको नहीं कर पाता है तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फिजिक्स में अगर बात करूं तो आप एक्सरसाइज 1 कर लें और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कर लें तो वो अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है। अगर कोई स्टूडेंट एक्सरसाइज 2 या एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी पढ़ाई में जो भी काम हमें टीचर देता है आज के दिन, उसको आज ही कंप्लीट करना है, उसको अगले दिन के लिए पेंडिंग नहीं छोड़ना। ये अपना एक नियम बना लो। और जब भी आप क्वेश्चन करने बैठो ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि किसी भी क्वेश्चन में 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। अगर 2-3 मिनट में वो सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसको ड्रॉप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाओ। ये मान के चलना है कि क्वेश्चन हमें टीचर से पूछना है, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को देने के लिए नहीं है, ना एग्ज़ाम में ना घर पर। अब हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, मेन पर्पस, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता है कि हमारी मेथोडोलॉजी रेजोनेंस की क्या है। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, पिछले 1 ईयर से आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मेथोडोलॉजी हमारी बिल्कुल सेम है वही, और वही नेक्स्ट ईयर भी रहेगी। तो मैं एक पॉइंट यहाँ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आज हमारे सामने पेरेंट्स भी हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। हालांकि ये लाइव नहीं है सेशन, ये रिकॉर्डेड सेक्शन है। और डेफिनेटली ये हमारी एक मजबूरी कह लो पैंडेमिक के कारण कि हम फिजिकली आप दो लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रहे, नहीं तो हमेशा फिजिकली इंटरेक्ट होते थे। बट इस साल, और ये एक हमारे लिए एडवांटेज भी है कि जब फिजिकली इंटरेक्ट होते हैं तो स्टूडेंट आ जाते हैं, कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स हमसे डिस्कस नहीं कर पाते। तो
अब इसमें क्या होगा, आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर, रिकॉर्डेड यहाँ पर वीडियो होगा। जब भी पेरेंट्स को टाइम होगा, स्टूडेंट को टाइम होगा, इस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, वो अपनी सुविधा से इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये एक पैंडमिक का एडवांटेज अपन कह लें। और हमें जो भी सिचुएशन हमारे सामने होना, हमेशा लाइफ में उस सिचुएशन को हमें एडवांटेज के रूप में लेना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि जैसे एक कुछ गाने की लाइनें मुझे इसी तरह से याद आ रही है कि बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न में मनाता चला गया। तो बिल्कुल ये लाइनें उस पर फिट बैठती है कि हमारे पास जो भी वर्ष से वर्ष कंडीशन आ गई, उसमें हमें अपना रिजल्ट बहुत अच्छा प्रोड्यूस करना है। तो यही पैंडमिक की सिचुएशन है और इसमें हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा स्टूडेंट को ये गाइड करूँगा कि उन्हें अपनी पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप अपना पढ़ाई जब घर पे करते हैं तो 3 घंटे के स्लॉट में रखें। 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है। कई स्टूडेंट को देखता हूँ कि 1 घंटा पढ़ने के बाद, 1.5 घंटा पढ़ने के बाद उनको ब्रेक की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मेरी उन लोगों को एडवाइस है, क्योंकि अपना जो नीट का एग्ज़ाम होता है, जो हम लिखने जा रहे हैं, वो भी 3 आवर्स का होता है और हमें अपनी एफिशिएंसी 3 आवर्स में शो करनी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम अपनी डेली लाइफ में 3 आवर्स का ड्यूरेशन की एक सीटिंग बना लें तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और 3 आवर्स की सीटिंग में हमारी घर पे पढ़ाई को भी हमें बिल्कुल वैसे करना है कि हम 100% अपना आउटपुट दे सकें। उस समय अपना कोई फ़ोन कॉल हमें रिसीव नहीं करना, हमें पानी पीने के लिए भी नहीं उठना है। और 3 आवर्स पढ़ने के बाद फिर 2 आवर्स का हमें ब्रेक लेना चाहिए, मिनिमम 2 आवर्स का ब्रेक हमें लेना है। इस तरह से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, हमारा एक सपना है कि नीट में सिलेक्शन हो और हमें MBBS की सीट मिले, गवर्नमेंट सीट मिले। तो उसके लिए हमें पूरा जी जान अपनी लगानी पड़ेगी, खूब सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन खूब सारी पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा टास्क होता है। बच्चे कई बार है ना, स्टार्टिंग में मोटिवेट होकर खूब सारी पढ़ाई करने लग जाते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं देते, बीमार हो जाते हैं और बीमार होते ही हमारे 5-7 दिन खराब हो जाते हैं। उसका लॉस हम झेल नहीं सकते। तो मेरी एडवाइस ये, पढ़ाई भी अपने रूटीन में चलती रहे और हमारा जो खेलकूद है वो भी रूटीन में चलता रहे, हमारी एक्सरसाइज रूटीन में रहे। तो मेरी हर स्टूडेंट को ये एडवाइस है कि अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी योगा के लिए 15 से मिनट डेली अपनी डेली लाइफ में जोड़ें। और स्पोर्ट्स के लिए भी 15 से 20 मिनट का अपना टाइम रख सकते हैं, जो डेली हमें यूज़ करना चाहिए। अब लेकिन स्पोर्ट्स में ये नहीं कि क्रिकेट खेलने चले जाओ, 2 घंटे उसमें बिजी हो गए, 2 घंटे हमारे ख़राब हो गए। स्पोर्ट्स ऐसा चूज़ करना है कि 10-15 मिनट में हमारा काम हो जाए। जैसे एक सबसे सिंपल मैं देता हूँ स्पोर्ट्स का नाम, बैडमिंटन। वो आप खेल सकते हैं घर के बाहर ही, हॉस्टल के बाहर। अगर आप कोटा सिटी में रह रहे हैं तो हॉस्टल के बाहर, हॉस्टल में भी अच्छे अच्छे कैंपस होते हैं आजकल यहाँ, तो उनमें फैसिलिटी होती है। टेबल टेनिस की टेबल पर आप खेल सकते हैं। 10-15 मिनट में आपको 100% चार्ज हो जाओगे आप। तो ये बेसिकली चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। मैंने कुछ पॉइंट और लिख रखे हैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पार्ट टेस्ट हो गया, रिवीजन क्लासेस। मैंने आपको बताया अभी हमारा 11th का कोर्स कंप्लीट हुआ है, अब आपको 12th में प्रमोट किया गया है। और इसमें जो है 11th क्लास का हम ऑलमोस्ट अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं। हमने थ्योरी पार्ट्स भी पढ़ लिया है, रिवीजन टेस्ट भी हो गए। आपने देखा होगा कि RPT 1, 2, 3 हमने 3 पार्ट्स में टेस्ट कराए थे, फिर उनका कंबाइंड टेस्ट कराया था। तो इन सब चीज़ों को हम टेस्ट ले चुके हैं और मैं होप करता हूं कि आपने ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से कर ली होगी। आपने ये सब चीज़ें अच्छे ढंग से कर ली होगी। और अब 11th अगर अपनी पास अच्छी हो गई है तो हम 12th में अच्छा फोकस कर सकते हैं। और फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि फिजिक्स में 60% पार्ट नीट के पेपर में 12th क्लास का होता है और 40% पार्ट 11th का होता है। अभी लास्ट ईयर तो करीब 70% पार्ट था 12th का और 30% पार्ट 11th का था। बट इन एन एवरेज जो है 60-40 का रेशो होता है और इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और कंपेरेटिवली अगर फिजिक्स में बात करें तो 12th का सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत आसान है 11th के कंपैरिजन में। तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं 12th पार्ट में। अब इसके अलावा हम बात करें KVPI एग्ज़ाम, इन जनरल वो दिसंबर में होता है। हमने यहाँ टारगेट डेट दे रखी है 13 दिसंबर आपके कोर्स एंड की, लेकिन ये डेट टेंटेटिव डेट है।
टेंटेटिव डेट इसलिए है कि आज पेंडेमिक की सिचुएशन में हम कुछ भी सर्टेन नहीं कह सकते। वी आर फ्लेक्सिबल एट द टाइम ऑफ सिचुएशन व्हाट वी विल डू। तो फॉर दैट वी आर वेरी फ्लेक्सिबल कि हम इमीडिएटली चेंज कर देंगे जो हमें रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए। तो जैसे मान लो टर्म 1 का एग्ज़ाम हुआ बोर्ड का, बोर्ड ने 2 टर्म में अभी एग्ज़ाम कराए 12th के, तो हमें उस हिसाब से अपनी सिचुएशन चेंज करनी पड़ेगी। आपको कुछ ब्रेक देना पड़ेगा क्लासेस के लिए, जो नीट की क्लासेज है उनके लिए ब्रेक देना पड़ेगा। तो इट मे बी पॉसिबल कि जो हमारी प्लानिंग की एंड डेट है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाए। इसी तरह से किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPI का एग्ज़ाम भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए भी हमें प्रिपरेशन लीव स्टूडेंट को देनी पड़ती है। इसके अलावा 12th बोर्ड एग्ज़ाम है, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिकल की फैसिलिटीज़ भी रेजोनेंस में होती है। 11th में तो हमने बोर्ड पर ज़्यादा फोकस किया ही नहीं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट 12th पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि कई बार नीट के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी लाइनें होती है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब गौरव सर आएंगे तो वो आपको, डॉक्टर गौरव सर, क्योंकि इनको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो बाकी अलग अलग लाइन नीट के अलावा भी हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में आपको गाइड करेंगे। तो 12th बोर्ड के एग्ज़ाम के बेसिस पर भी कई यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, तो उसकी परसेंटेज हमें अच्छा सिक्योर करनी होती है। इसके अलावा हमारे पास रेगुलर एक डाउट क्लास का कंसेप्ट है और डाउट क्लास में बच्चा यहाँ आकर इंडिविजुअल अपने डाउट्स डिस्कस कर सकता है। जैसा कि अभी पैंडेमिक के टाइम तो ऑफलाइन थे ही नहीं, बहुत कम थे, तो आपको उन चीज़ों का आनंद नहीं आया, उन चीज़ों का आप बेनिफिट नहीं उठा पाए। लेकिन होप कि अब सारी सिचुएशन हमारी अंडर कंट्रोल है और 2022-23 में ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, तो डाउट क्लास का अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसे अभी लास्ट ईयर हम पेरेंट्स टीचर स्टूडेंट मीटिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ये कोशिश करेंगे अगर सारी सिचुएशन हमारे फेवर में रही, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो हम पेरेंट्स स्टूडेंट टीचर मीटिंग को भी रेगुलर बेसिस पर करते रहेंगे। और फिर भी अगर कोई लॉकडाउन वाली सिचुएशन हुई तो हम इसको जूम पर करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। तो ऐसी कोई रेगुलर टच में स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ रहना ज़रूरी है। स्टूडेंट के साथ तो फिर भी हम रेगुलर टच में रहते हैं क्लास में, बट पेरेंट्स के साथ रेगुलर टच में नहीं हो पाते हैं, तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। इस रेजोनेंस आपको स्कूल और हॉस्टल की फैसिलिटी भी उसमें सपोर्ट करता है। स्कूल और हॉस्टल की फैसिलिटी, आपको स्कूल्स वगैरह में एडमिशन में कोई दिक्कत आ रही है, डमी स्कूल जैसे एडमिशन लेते हैं, तो उन सब की हमारे पास लिस्ट होती है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। अच्छे जो हॉस्टल हैं जिनकी रेपो अच्छी है, जहाँ से अच्छे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उन हॉस्टल्स के बारे में बता दिया जाता है। ठीक है, कुछ हॉस्टल कोटा सिटी में आज की तारीख में ऐसे भी चल रहे हैं जो एज ए पेरेंटिंग का भी ध्यान रखते हैं, आपका बच्चे ने कितना होमवर्क किया, बच्चा कहाँ जा रहा है, किस टाइम जा रहा है, तो इन सारी चीज़ों की डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं किस तरह के हॉस्टल हैं। नाउ कोर्स प्लानर, देखिए कोर्स प्लानर में मैं यहाँ स्लाइड ऑन कर दूंगा फिजिक्स की, तो आप देख सकते हैं फिजिक्स का कोर्स प्लानर ये स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हालांकि बहुत जल्दी हम इसका कैलेंडर आपको दे देंगे जिसमें सारी चीज़ें होगी। हमने सारी प्री प्लान है, हमारी सारी प्लानिंग कि किस दिन को कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, किस टेस्ट में क्या सिलेबस आएगा, ये सब हमारी प्लानिंग में रहता है। जैसे फिजिक्स की प्लानिंग की बात करूँ, हमारा कोर्स ये 1 Feb से स्टार्ट हो रहा है और तब से हम यहाँ पर, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ये सॉन प्लानिंग है हमारी, आप इसको विजुलाइज कर लें। अभी हमारा कैलेंडर ज़रूर प्रिपेयर नहीं हुआ है, कैलेंडर में टेस्ट डेट्स, वैसे टेस्ट डेट यहाँ भी आ रही है 3 अप्रैल 22 आप देख रहे हैं, ये टेस्ट की डेट ही है। तो इस तरह से टेस्ट का सिलेबस भी आपके सामने लिख रहा है। 24 अप्रैल को हमारा फर्स्ट टेस्ट है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका सिलेबस पूरा मेंशन है। तो ये सारी प्रॉपर प्लानिंग होती है पूरी स्टार्टिंग में ही, और इसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा चाहूँगा हमारे सीनियर मोस्ट फैकल्टी मेंबर्स केमिस्ट्री में मनोज सर, और मनोज सर के बारे में एक चीज़ कहूँगा, बच्चों में बहुत फेमस हैं, बिल्कुल बच्चों में एक एक बच्चे का पूरा ध्यान रखते हैं। कितना ही स्लो बच्चा हो, उसको पूरा, जब तक उसको समझ में नहीं आता ना, आगे क्लास में नहीं बढ़ते हैं। तो बच्चों में बहुत ही फेवरेट सर हैं मनोज सर। वेलकम टू मनोज सर। थैंक्स पीजी सर।
माय डियर स्टूडेंट्स एंड रेस्पेक्टेड पेरेंट्स, हम आज आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चे को अपने रूम पर किस प्रकार से स्टडी करनी है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि रूम का एनवायरनमेंट बिल्कुल स्टडी के अनुकूल होना चाहिए। आपके रूम में कुछ इस तरह का स्लोगन होना चाहिए कि मुझे नीट में फर्स्ट रैंक लाना है। कुछ मोटिवेशनल स्लोगन हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ताकि आपको बार बार अपना एम याद आता रहे। राइट। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बच्चों, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब किसी चैप्टर का रिवीजन करते हैं तो थ्योरी को बार बार रिपीट करते रहते हैं। जबकि बच्चों में आपसे ये कहूँगा कि आपको थ्योरी केवल एक बार रीड करनी है, उसके बाद उससे रिलेटेड उस चैप्टर के आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके ऑटोमेटिक कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि आपको कोई ज़्यादा बुक्स रेफर नहीं करनी। आपको केवल और केवल रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल साल में 2 से 3 बार मिनिमम सॉल्व करना है और एक एक क्वेश्चन को कंसेप्चुअली सॉल्व करना है, ताकि आपके कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएं। क्योंकि हमने जो शीट डिज़ाइन की गई है इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है बच्चों कि उसके अंदर सारे टॉपिक से रिलेटेड एवरी टाइप के क्वेश्चंस कवर्ड हो जाते हैं। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, आपको अपने रूम पर कम से कम 7 to 8 आवर्स मिनिमम स्टडी करना है। अब ये किस प्रकार से करना है बच्चों, मैं तो आपसे कहूँगा कि आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप स्टडी करने बैठें एक सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना है और आपको टाइम ड्यूरेशन बच्चों मिनिमम 2 आवर्स मैनेज करना है। यानी आप कसम खा के बैठे बच्चों कि जब भी आप बैठेंगे 2 घंटे के पहले नहीं उठेंगे और एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करके ही उठेंगे। तो इस प्रकार आप पूरे दिन के अंदर 4 सीटिंग लेंगे तो आपके चारों सब्जेक्ट डेली के डेली कवर हो जाएंगे। नहीं तो क्या होता है बच्चों, हम अधिकतर क्या देखते हैं, कोई भी स्टूडेंट पर डे 2 सब्जेक्ट ही कवर कर पाता है और तीसरा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, उसका पीछे रह जाता है। और इस प्रकार धीरे धीरे आपके पास एक बहुत सारा बैकअप तैयार हो जाता है, फिर उसको कवर कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप रेगुलर रेजोनेंस के नोटिस बोर्ड पर विजिट करें और देखें कि कहाँ क्या न्यू अपडेट है। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपना ये डिसाइड करना है कि आज के दिन का मेरा मेन टारगेट क्या है, मेरी प्रायोरिटी क्या है, आज मेरा टाइम टेबल क्या है, ये आपको डिसाइड करके रखना है। देखिए बच्चों, अगली इम्पोर्टेंट बात, जनरली हम क्या देखते हैं बच्चों, हम 15 डेज में एवरी 14 डेज के बाद आपका संडे को टेस्ट होता है। हम टेस्ट देते हैं, आ जाते हैं, फिर अगला टेस्ट आ जाता है, उसको दे देते हैं और फिर ये रूटीन अपना पूरा साल भर चलता रहता है। मैं कहूँगा बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप टेस्ट पेपर दे करके आने के बाद टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें और एनालिसिस में हर क्वेश्चन जो आपका रॉन्ग हुआ है उसके सामने एक पेपर पर मतलब ये मेंशन करें कि क्या रीज़न है आपका, क्यों रॉन्ग हुआ है। आपने सिली मिस्टेक की है, आपने क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड नहीं किया, आपने देखा कि आंसर सेकंड है लेकिन OMR शीट में आपने थर्ड भरा। आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिस्टेक होते हैं, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, तो इस टाइप की क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे आपका नेगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन कंट्रोल होता जाएगा और कंट्रोल होता जाएगा तो आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। टाइम को हमें बहुत अच्छे से मैनेज करना है बच्चों। टाइम से रिलेटेड मुझे 2 लाइन याद आ रही है, वक्त आएगा वक्त जाएगा, अपना वक्त संभाल कर रखना, वक्त बेवक्त काम आएगा। यानी बच्चों, आज आपने अगर वक्त का सही सदुपयोग कर लिया तो जीवन में आपके वह कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम एकेडमिक प्लानर पर आते हैं कि हम आपको साल में किस प्रकार से हमारी क्या प्लानिंग होगी, पहला चैप्टर कौन सा लेंगे, उसके बाद कौन सा लेंगे। तो उसके लिए देखिए आप, सबसे पहले हम केमिस्ट्री में चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।
उसका पूरा आपने देखा डेट वाइज पूरा कैलेंडर बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बाकी के चैप्टर्स भी आप देख सकते हैं, पूरा कोर्स प्लानर आपके सामने है। राइट बच्चों, तो पूरी प्लानिंग आपको ये पूरे साल का कैलेंडर आपके सामने रहेगा। हम क्लास के अंदर रेगुलरली डीपीपी डिस्कस करेंगे, शीट डिस्कस करेंगे, और हम आपसे बच्चों एक बहुत इम्पोर्टेंट उम्मीद करते हैं कि जो टास्क आपको दिया जा रहा है डेली के डेली आपको डीपीपी और शीट के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में क्लास के अंदर टिक करवाता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो वो आपको डेली के डेली उस वर्क को पूरा करना है। अगर आप फैकल्टीज के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो नीट में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अब मैं हमारे डॉक्टर गौरव गुप्ता सर को इनवाइट करता हूं, वो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। तो जैसा अब तक आपने दो सीनियर फैकल्टीज से पूरी नॉलेज ले ली, पूरी गाइडेंस ले ली, उन्होंने आपको वो बारीक बारीक पॉइंट बता दिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, और आपको ये भी बता दिया कि हमें कैसे प्लानिंग बनानी चाहिए। इससे आपको इतनी सी बात समझ आनी चाहिए कि सिर्फ क्लासरूम स्टडी सफिशिएंट नहीं होती, या फिर मैं बोलूँ सिर्फ सेल्फ स्टडी सफिशिएंट नहीं होती। दोनों इक्वली वेटेज रखती हैं कि आपको क्लासरूम में कैसे पढ़ना है। वो हमारा पार्ट है कि हम आपको क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे, उसका पूरा प्लानिंग आपके पास शो की गई है आपको, और एकेडमिक कैलेंडर के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी, जैसे कि आपको लास्ट ईयर भी मिली थी और हर साल रेजोनेंस में मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप क्लासरूम स्टडीज के साथ में अपनी सेल्फ स्टडी का बैलेंस बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, और अगर आप नहीं बना सकते हैं तो उसके लिए भी हम आपके लिए बैलेंस बना के देंगे, एक कॉमन टेम्पलेट कि आप, जैसे सर ने आपको बताया था, मनोज सर ने आपको बताया कि 6 to 8 आवर्स आपको घर पे पढ़ना है, पीजी सर ने आपको बताया कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, कितनी ड्यूरेशन की आपको एटलीस्ट सिटिंग देनी है। तो ये सब क्या है, ये सब वो पॉइंट्स हैं जो मे बी सब लोग कर लेते हैं, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज हैं, आप अपना प्लानर खुद से नहीं बना सकते, तो आप एटलीस्ट एक रेफरेंस के लिए सर की बातें सुन सकते हैं, इस सेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या ओवरऑल पूरे साल में आप अपना प्लानर अपने टीचर से डिस्कस करके बना सकते हैं। तो अब मैं इस डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा कि बायो में क्या सेगमेंट स्टार्ट होगा, जूलॉजी में क्या स्टार्ट होगा, बॉटनी में क्या स्टार्ट होगा, वो आपको कैलेंडर के फॉर्म में ऑलरेडी मिल जाएगा। अब यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास जो सिलेबस है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आपके पास में 2 पार्ट होते हैं, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आप देख सकते हैं बायो में आपके पास 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। इस तरीके से आपका एक ओवरऑल सिलेबस जो डिवाइड हो जाता है वो 5 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाता है। बट मोटा मोटा अगर हम बोलते हैं 3 स्ट्रीम आपके पास, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायोलॉजी है। तो मैं अब बायोलॉजी पर्सपेक्टिव से आपकी बात करूं तो देखो, जूलॉजी और बॉटनी तो सेगमेंट हम डिवाइड कर लेते हैं कि आई एम टीचिंग जूलॉजी एंड समवन एल्स इज, या पीएनजे सर इज टीचिंग बॉटनी, या समवन एल्स इज टीचिंग बॉटनी। बट एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं लाइफ साइंस की। मैं हमेशा बोलता हूं लाइव क्लास में भी, सेशन में भी, वेबिनार्स में भी, इन पर्सन इंटरेक्शंस में भी, कि नेचर जो है पूरी साइंस से चलती है, और साइंस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है मैकेनिकल साइंस या मशीन साइंस जिसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग साइंस, एक होती है नेचर की साइंस जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइंस। तो यहां पर क्या होता है कि पीएमटी में जो आपको पूछा जाता है वो पूरी साइंस आती है। एक होती है लाइफ साइंस जिसमें जूलॉजी और बॉटनी में हम डिवाइड कर लेते हैं, एक होती है नॉन लिविंग या मशीन साइंस जिसको हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड कर लेते हैं। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, लाइफ साइंस की हम बात करते हैं, तो देखो क्लियर सा फंडा है कि आपको पढ़ना कैसे है, या आपको पहली बात तो आपको पढ़ना क्यों है वो हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो प्राइमरी टारगेट है वो है नीट, और इवन हमारा प्राइमरी टारगेट अब हो जाना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग सो मच अर्ली, तो हमारा टारगेट हो जाना चाहिए कि हम नीट में एक सिंगल डिजिट रैंक लाकर दिखाएं, हम अंडर 10, अंडर 50 एटलीस्ट रैंक ला करके दिखाएं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायो को पढ़ना कैसे है। देखो, जब आप 11th में थे तब मैंने खुद ने आपको पढ़ाया, और मैं हमेशा ये बोलता था कि एटलीस्ट आपको चीजों का बेसिक पता होना चाहिए कि कोई भी चीज आप क्यों पढ़ रहे हो। तो पूरी 11th में जो हमने पढ़ाई की वो किस हिसाब से पढ़ाई की कि आपके पास एक वर्ड आया, जैसे आपके पास एक कॉमन एग्जांपल है, मैं वर्ड यूज करता हूं ऑर्थ्रोपोड, तो ऑर्थ्रोपोड का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, ऑर्थर मतलब जॉइंट होता है, पोड्स मतलब पैर होते हैं या लिम्स होते हैं, तो हमने ये बोल दिया कि जॉइंटेड लिम्स मिलेंगे, तो फाइलम का नाम हमने ऑर्थ्रोपोड रख दिया, दिस विल बी द ब्रेकडाउन। तो ऐसा हमने बेसिक बिल्डअप करके पढ़ा है, और यही मेथड हम आगे रखने वाले हैं। बट अगर आपको बायो पढ़नी है तो अब मैं ही आपको यह बोलूंगा कि हमें नीट ओरिएंटेड अगर पढ़ाई हम कर रहे हैं तो हम कैसे पढ़ेंगे। हम क्लासरूम में वो हर बेसिक कवर करेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि हम पूरी दुनिया कवर कर लेंगे, ठीक है। आई विल बी नॉट टीचिंग यू एमबीबीएस कि मैंने क्या पढ़ाया, मुझे क्या क्या आता है। आपके नीट में क्या एसेंशियल है,
हम वो पढ़ेंगे और उस कंटेंट को समझने के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिएगी, थोड़ी सी हेयर एंड देयर इंफॉर्मेशन हो सकती है, मे बी वो क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में नहीं आएंगी, पर एग्जाम में जो आपके कंटेंट आने वाला है उसको पूरी तरीके से समझने के लिए वो एसेंशियल है, तो हम वो कवर करेंगे। प्लस आपके जब कोई टॉपिक, जैसे सपोज एक टॉपिक आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म क्लास में रन कर रहा है, अब जब वो टॉपिक आपका मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो जाता है कि मैंने कह दिया कि आज ये टॉपिक फाइनली वाइंड अप हो गया, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ के साथ कर सकते हैं, उसी के साथ बिकॉज हमें ये पता है कि नीट का 99% पेपर फिलहाल 2-3 साल से एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता है। ऐसा नहीं है कि लेवल उसका कम या ज्यादा है, आई एम सेइंग एनसीईआरटी की लाइन से पेपर आता है, तो उस एनसीईआरटी को आपको घर पे तो पढ़ना है ही, ये तो बाय डिफॉल्ट है, ये तो रूल है नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो। बट उसी एनसीईआरटी को जब अपना सिलेबस मेरे अकॉर्डिंग या किसी भी टीचर के अकॉर्डिंग क्लास में खत्म हो जाएगा, तो हम उसी एनसीईआरटी को क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर मैंने आपको एनसीईआरटी पूरी रीड करके बताई, आपके कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, मैं उस एनसीईआरटी से डिस्कशन आपके क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकता हूं। तो इस तरीके से हम पूरे साल पढ़ने वाले हैं। हम एकेडमिक कंटेंट पूरा रेजोनेंस का कवर करेंगे, प्लस क्लास के नोट्स कवर करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी, उसको भी हम क्लास में ही कवर करेंगे। अब देखो, ये तो बात हो गई कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, कोर्स किस तरीके से रन करेगा, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, टेंटेटिव, वो हमने बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं, जैसे पीजी सर ने आपको ये कहा था कि कुछ और एग्जाम्स भी होते हैं। तो देखो, कभी भी मैं स्टूडेंट्स को भी बोलूंगा ये बात, इवन मैं पेरेंट्स को भी ये बात बोलता हूं, कभी भी ये मत सोचना हमारा तो बस इतना सा टारगेट है। देखो, बस इतना सा टारगेट है ना, तो कभी भी वो बस इतना सा आपको पूरा नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं। अगर अपनी सोच छोटी रखोगे ना, तो लाइफ में हमेशा हर चीज छोटी मिलेगी, हो सकता है नहीं भी मिलेगी। क्योंकि देखो, मेडिकल जितना ब्राइट फील्ड है, जितना मतलब आपको फ्यूचर में ग्रोथ देता है ना, उतना ही ड्रॉबैक इसका यह है कि आप देख सकते हो कि कई लोग इवन कितने टाइम तक रिपीट करते रहते हैं। ये मैं बहुत वर्स्ट पार्ट और बहुत ही नर्व पार्ट आपको बता रहा हूं, कितने टाइम तक रिपीट करते रहते हैं बट फिर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। प्रॉब्लम क्या रहती है, हमें यह नहीं पता होता है कि हमारा टारगेट इतना सा ही है या फिर हमारा टारगेट कुछ और बड़ा हो सकता था। सबसे बड़ी गलती हम 12th क्लास में होने के बाद ये करते हैं, हमें तो बस बोर्ड पे फोकस करना है और हमें बस नीट पे फोकस करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, जब जो सेम कंटेंट है, उसी कंटेंट को पढ़ के तुम्हारे नीट में रैंक 1 आ सकती है, उसी कंटेंट को पढ़ के तुम बोर्ड में रैंक 1 ला सकते हो, और उसी कंटेंट को पढ़ के आप एक कंपटीशन फेस कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं ओलंपियाड, जिसे हम कहते हैं केवीपीवाई, या जिन्हें हम कहते हैं और दूसरे ऐसे मेडल ओरिएंटेड एग्जाम्स जिसमें एक सब्जेक्ट या स्ट्रीम का एग्जाम होता है और आप ऑल इंडिया लेवल पे कंपीट करते हो। बायो ओलंपियाड की मैं बात करूं तो एक ऐसा एग्जाम है जिसे सिर्फ बायो परस्यू करने वाले स्टूडेंट नहीं देते, कोई भी साइंस परस्यू करने वाला स्टूडेंट, इवन यू आर हैविंग मैथमेटिक्स, आप बायो ओलंपियाड के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एग्जाम्पल है बायो ओलंपियाड, हर स्ट्रीम का ओलंपियाड होता है। केवीपीवाई कॉमन एग्जाम है, सबके लिए होता है, जो आईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी वो एग्जाम देता है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो भी वो एग्जाम देता है। बेनिफिट क्या है उन एग्जाम के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यह पता लगता है, देखो एक बात बताओ, जो इंसान हिंदुस्तान में रह के बायो ओलंपियाड दे रहा है, आपको क्या लगता है वो बायो नहीं पढ़ रहा होगा? डेफिनेटली बायो पढ़ रहा होगा, और जो बायो पढ़ रहा होगा 99.9% वो नीट के लिए भी टारगेट कर रहा होगा। अब कोई ऐसा पर्सन है जो बायो ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेकर आ रहा है या बायो ओलंपियाड में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, आपको नहीं लगता कि वो नीट में आपको उससे भी तगड़ा कंपटीशन देगा? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है वो नीट में तो फाइट कर ही रहा है ना। तो ये जो सारे एग्जाम्स हैं, जो हमेशा मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं, इसलिए नहीं करता हूं कि आप अपने टारगेट से भटक जाओगे। आपकी टारगेट की प्रैक्टिस कितनी ज्यादा अच्छी है, आप इस लेवल पे जाके टेस्ट कर पाते हो। अगेन, इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो ओलंपियाड नहीं देता वो सेलेक्ट नहीं होता। मैंने खुद ने ओलंपियाड नहीं दिया बट मैं सेलेक्ट हुआ। मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे टाइम पे ओलंपियाड इतना होता ही नहीं था, इतना उसका कुछ कल्चर ही नहीं था, जानते ही नहीं थे कि ओलंपियाड थी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैंने 11th-12th में कोचिंग भी नहीं की थी, तो ये मैं कह रहा हूं। बट अब जो कंपटीशन का टाइम है, उस समय हर कोई एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में रन कर रहा है, और कॉम्पिटिटिव सिनेरियो का मतलब यह कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, उनका लेवल क्या है, और आपको उनको किस तरीके से फेस करना है और किस तरीके से बीट करना है। इसीलिए आपको हर वो काम करना चाहिए जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है। आपका जो टारगेट है उसी पे उसका रास्ता आता है, और उसी रास्ते पर उसी कंटेंट को पढ़ के आप एग्जाम फाइट कर सकते हो। बिकॉज अल्टीमेटली आपका जो एक सोल कंपटीशन है दैट इज नीट, उसमें तो सब फाइट करने वाले हैं। तो इसीलिए अपने कंटेंट को, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कभी भी एक सबसे कॉमन थॉट, जिसको मैं बोलता हूं कि सबसे घटिया थॉट होती है, बायो तो रट के काम चल जाता है। ट्रस्ट मी, अगर मैं आपको एक पैराग्राफ दे दूं कि आप इसको रट लो और मैं कह दूं आप उसको एज इट इज कॉपी में लिख दो, आप नहीं लिख सकते। आप कॉमा की गलती कर दोगे, आप फुल स्टॉप की गलती कर दोगे, आप स्पेलिंग की गलती कर दोगे, पर आप गलती करोगे।
जब आप एक पैराग्राफ नहीं लिख सकते रट के, तो आपको क्या लगता है आप साइंस जिसमें नॉन लिविंग साइंस और लिविंग साइंस सब कुछ आता है, आप रट के स्कोर कर लोगे? कभी भी किसी भी ऑल इंडिया टॉपर से मिलना आप, या कभी भी आप किसी ऐसे स्कॉलर स्टूडेंट से मिलना जो कि ये कहता हो कि मतलब जिसने अच्छा स्कोर किया हो, वो कभी भी ये नहीं बोलेगा कि यार मैंने ये रट लिया था, मैंने वो रट लिया, तो उसको हर चीज का लॉजिक पता होगा। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं बोलता हूं कि मुझे लाइफ साइंस में बहुत कुछ पता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा मेरी बैकग्राउंड के बारे में बात करूंगा। वैसे तुम सब लोग ऑलरेडी जानते हैं कि मैं क्या, कहां से आया हूं, या मेरा बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मेरी अचीवमेंट है। तो आज के सेशन में तो मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो तुम मेरी प्रोफाइल में डिस्प्ले में वैसे भी देख लोगे। बट मैं ये बात करूं तो जब मैंने नीट दिया था ना, नीट से पहले मेरे पास हर सवाल का जवाब ये होता था कि मैं कोई भी टॉपिक पढ़ रहा हूं, कोई भी कंटेंट पढ़ रहा हूं, तो उसका मतलब क्या है, क्यों वो मेरी बुक में दिया हुआ है, या क्यों उसका मतलब है, या क्या इसका सिग्निफिकेंस है कि क्यों वो सिलेबस में ऐड किया गया है, ये भी मुझे पता होता था। बट ऑब्वियस सी बात है, जब 10 दिन बाद मेरा एग्जाम है, तब तो मैं फोकस उस चीज पे करूंगा ना कि अब इसमें क्या आने वाला है, उसे कहते हैं रिवीजन। बट जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, जब आप अपनी कंटेंट को बिल्डअप कर रहे हो, तब एटलीस्ट इतना पढ़ो, तब रटने की टेंडेंसी हटा दो। मेरी क्लास में मैं हमेशा कहता हूं कि बायो से ज्यादा समझने वाला सब्जेक्ट कोई नहीं है। जितना आप बायो को अंडरस्टैंड कर सकते हो, उतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप किसी और सब्जेक्ट को कर ही नहीं सकते, क्योंकि किसी में इतना कंटेंट ही नहीं है। आपको, मैं खुद 2013 से लेकर 18 तक आई वॉज टीचिंग फिजिक्स, ठीक है। और थोड़ा सा मैं नीट में मेरे बारे में बताऊं तो नीट में मेरा स्कोर 2013 में 180 आउट ऑफ 180 था, एंड केमिस्ट्री में 175 आउट ऑफ 180 था। तो ये मेरा स्कोर था। तो यहां से आपको ये समझ में आ सकती है बात कि फिजिक्स केमिस्ट्री मेरी कितनी स्ट्रांग थी, इवन है, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूं कि जितना टोटल सिलेबस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं होगा ना, उससे 10 टाइम्स ज्यादा सिलेबस और कंटेंट आपके पास बायो में है। और इतना कुछ समझने के लिए है। और अगर एक बार आपने ये मेंटालिटी हटा दी कि मैं बायो को याद कर लूंगा, और आपने समझना स्टार्ट कर दिया ना, एक बार अगर आपको टॉपिक की सोल पता लग गई, उसके बाद उसको याद करना, मेमोराइज करना, जो आप चाहो, फोटो मेमोरी, ऑडियो मेमोरी, वो सब बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हैबिट डालो अपने कंटेंट को समझने की तीनों सब्जेक्ट में, स्पेशली बायो में, बिकॉज जितना लंबा सिलेबस बायो का है ना, उसको आप पूरे तरीके से याद नहीं रख सकते। क्यों 360 आउट ऑफ 360 नहीं आते बायो में? सबसे बड़ा रीजन यही है कि हमें टेंडेंसी रखते हैं कि हम याद कर लेंगे। हमेशा हर चीज याद नहीं रहती। लॉजिक पता होगा तो ऑप्शन देख के भी आंसर ढूंढ लोगे कि हाँ इसका ये पॉसिबल आंसर है, ये दो तो हो ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली ये आंसर होगा। तो ये जो लॉजिक है ये हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट था, और यही मैं मैसेज पेरेंट्स को, स्टूडेंट को देना चाहूंगा कि कभी भी अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करना कि मैं नहीं कर सकता। पहली बात तो दिमाग से हटा दो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना, वो उन लोगों का भी होता है जो दिवाली के बाद क्रैश कोर्स में पढ़ाई करते हैं, स्कूल से उठ के आते हैं, क्रैश कोर्स में पढ़ाई करते हैं और नीट में सेलेक्ट हो जाते हैं, और वो अच्छी रैंक पे सेलेक्ट हो जाता है। तो ये तो दिमाग से निकाल दो कि हम नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चे पे ट्रस्ट बना के रखो कि वो भी कर लेगा। रही बात प्रॉपर गाइडेंस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइडेंस देने के लिए हम हैं। और मैं पर्सनली मेरी बात करता हूं तो मैं तो स्टूडेंट्स के लिए कहता हूं कि मैं तो 24/7 अवेलेबल हूं। मैं तो संडे के दिन भी ऑफिस में ही रहता हूं, इसीलिए कि अगर किसी का टेस्ट का डिस्कशन है, किसी का कोई और डिस्कशन है, किसी पेरेंट्स को मीटिंग करनी है, स्टूडेंट को पर्सन को डिस्कशन करना है, एकेडमिक हो, नॉन एकेडमिक हो, हेल्थ रिलेटेड हो, डिप्रेशन, आउट ऑफ फोकस, दुनिया भर के टॉपिक हो सकते हैं, सब मेरे पास आते हैं। और बिकॉज मैं सबको टाइम देता हूं, और मैं तो दिन भर टाइम देना चाहता हूं। अगर आप, मेरे पास जितना टाइम होता है और आप मुझसे लेते हो, डेफिनेटली आई विल बी अवेलेबल फॉर यू। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपको आपके एंड पे कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। देखो कंसिस्टेंट, एज अ स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप बस कंसिस्टेंट रहोगे, आप ओबीडियंट रहोगे, आपको जो बता दिया, आपको जो कह दिया वो 100% आप कर रहे हो, उसमें कोई इफेंट बट नहीं है। आप उसमें ये नहीं लगाओगे अच्छा ये तो ये गलत कह रहे हैं, ये तो ये सही कह रहे हैं, ये तो ऐसा कह रहे हैं, वो तो वैसा कह रहे हैं। हमेशा ट्रस्ट बिल्डअप करना सीखो, पहले अपने आप पे, फिर अपने टीचर पे। अगर डाउट रखोगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज डाउट में आप हमेशा कंफ्यूजन में ही रहोगे। और पेरेंट्स के लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आप, चाहे आपका बच्चा आपके पास रह के पढ़ रहा हो, या आप कोटा से बाहर रहते हो और आपने यहां पढ़ने के लिए भेजा हुआ हो तो पढ़ रहा हो, एटलीस्ट आप फैकल्टीज के टच में रहिए। आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप उससे बात करिए, बाकी फैकल्टी से आप बात करिए। ये जस्ट ये पूछ लीजिए कि क्लास में कैसा परफॉर्म करता है, ये रूटीन क्लास आता है, और आता है तो क्लास में कैसे बिहेव करता है, क्लास में सोता रहता है, अटेंटिव रह के पढ़ता है। इवन मैं तो ये भी कहता हूं, आप तो ये भी पूछ सकते हैं कि जनरली ये डाउट डिस्कशन करता है कि नहीं करता है, जिस समय डिस्कशन हो रहा होता है उस समय क्या कर रहा होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टूडेंट यहां पर अगर है तो वो क्या कर रहा है,
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कभी भी आपने कोचिंग में भेज दिया तो अब कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेफिनेटली वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रजनीश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट जब तक जो पुश उसको आप दे सकते हो ना, वो पुश उसको 1 साल या 2 साल में मिला हुआ कोई भी पर्सन या कोई भी टीचर नहीं दे सकता। हम हमारा पार्ट बहुत अच्छे से करेंगे और कर रहे हैं और करते हमेशा करते रहेंगे, बट जो आपके साथ वो बड़ा हुआ है, आपके घर में वो रहा है, आगे ना पीछे, दिन में सुबह शाम वो आपसे बात करेगा और नहीं करता तो आप बात करिए। आपको पता होना चाहिए कि वो जिस समय क्या कर रहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल हिटलर की तरफ 24/7 मॉनिटरिंग करो, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि वो रूटीन में कर क्या रहा है। इससे स्टूडेंट को भी यह रहता है कि हाँ, मैं मेरे पेरेंट्स से दूर नहीं हूं, मुझे मेरे बारे में उन्हें पता है, घर के बारे में भी उसे पता है। तो जो एक टच होता है ना, जो ये कहता है कि होम सिकनेस फील होती है, वो फैक्टर खत्म हो जाएगा। आपकी इनसिक्योरिटी खत्म हो जाएगी कि पता नहीं वहां पे पढ़ रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, तबीयत ठीक होगी, नहीं होगी। आप तो हर चीज का डिस्कशन करिए। आप मुझे फोन करिए, बाकी फैकल्टीज को फोन करिए, यहाँ पर रिसेप्शन पे फोन करिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट काउंसलिंग सेल है आप तो वहां पे कांटेक्ट करिए। आप फ्रीक्वेंटली यहाँ विजिट करना चाहते हैं, विजिट करिए। हर चीज आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको जो मेंटेन करना है वो कंसिस्टेंसी। स्टूडेंट के लिए पढ़ाई में कंसिस्टेंसी, पेरेंट्स के लिए कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी। पेरेंट स्टूडेंट टीचर मीटिंग करने का पर्पस ही यही होता है कि हम आपके टच में रहे और आपको पता रहे कि स्टूडेंट क्या कर रहा है। दिस इज द ओनली पर्पस, इंटरेक्शन करना। सबसे बड़ी जो की है वो है कम्युनिकेशन। आपस में रहेगा, टीचर स्टूडेंट के बीच में रहेगा, डाउट नहीं आएंगे। स्टूडेंट और क्लास के बीच में रहेगा, आपस में हेल्दी डिस्कशन होगा। टीचर और पेरेंट के बीच में रहेगा, एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि स्टूडेंट क्लास में क्या कर रहा है और घर पे उसका क्या रिस्पॉन्स है। तो ये जो कम्युनिकेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए सेशन आपके लिए रिकॉर्ड भी हम कर रहे हैं, बिकॉज फिजिकल करना अभी सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। रीजन यही है कि इस सेशन के थ्रू एटलीस्ट आपको हमारा विजन पता लग पाए, आपको थोड़ी गाइडेंस मिल पाए और आपके रिस्पॉन्सेज से हमें पता लग पाए कि आपकी और रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है या क्या और इंप्लीमेंट हम करें। हमारी साइड से हम बेस्ट करते हैं, बट फिर भी स्कोप तो हमेशा होता है। तो डेफिनेटली आई विल ऑलवेज वेलकम योर सजेशन। एंड अगर कोई भी पेरेंट मुझसे बात करना चाहेगा तो मैं यहां पे मैं बोल दूंगा कि आप टाइल में मेरा नंबर भी एक बार को डिस्प्ले कर देंगे। नाम आप सब मेरा जानते हैं और नंबर भी आप डिस्प्ले कर देंगे, आप वहां से मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे भी मैं अवेलेबल होता हूं, मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा और मैं आपको कॉल बैक भी करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब सेशन को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। सेशन को वाइंड अप करते हुए बस मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपर प्लानिंग से करो। ये पीपीटी भी तो आपके सामने है, तो प्लानिंग से बनी है ना। कोर्स प्लानर आपको देखा तो उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग है ना कि किस दिन पे क्या लेक्चर होना चाहिए। ठीक है, डेविएशन हो जाता है, बट अगर आपके दिमाग में विजन क्लियर नहीं होगा ना, पाथ क्लियर नहीं होगा, तो आप कभी भी कहीं पहुंच नहीं सकते। गूगल मैप आपको रास्ता दिखा सकता है, पर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, कोई गारंटी नहीं हो सकता आपको आगे जाके गड्ढे में गिरा दे। तो जो प्लानिंग आप अपने लिए बनाओगे उससे बेटर कोई और आपके लिए नहीं कर सकता। टीचर उसको सुपरवाइज कर देंगे, इंप्रोवाइज कर देंगे, क्या गलत है क्या सही है वो बता देंगे, पर प्लानिंग आपको करनी है। तो प्लानिंग करो। अर्ली पढ़ाई स्टार्ट करिए ना, तो अर्ली प्लानिंग भी बनाओ और उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट भी उसे करो, और टिल नीट कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करना। स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत हाई रहता है, आसमान फाड़ देंगे, जमीन फाड़ देंगे, सब कर देंगे, बीच में सब कुछ फट जाता है। फिर होता क्या है, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई शुरू करते हैं और बीच में जाके ऐसा ब्रेक आता है, आउट ऑफ फोकस हो गए, घूमने फिरने लग गए, दोस्त बन गए, नहीं तो अकेले डिप्रेशन में चले गए, मतलब कुछ भी होता रहता है। प्रॉब्लम क्या है, हम कंसिस्टेंट नहीं रहते और हम बात नहीं करते। दोनों ही चीजें आपको नहीं करनी है। तो इसी के साथ अब इस सेशन को मैं वाइंड अप करना चाहूंगा। एंड आई वुड थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद अस। एंड आई विल ऑलवेज वेलकम द पेरेंट स्टूडेंट। अगर किसी को भी मेरा टाइम चाहिए, रेजिडेंस में किसी भी फैकल्टी का टाइम चाहिए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन क्लास को ज्यादा प्रेफर करें। हमारे पास दोनों मोड है, बट फिर भी ऑफलाइन क्लास की जो फील और जो बात होती है ना, वो ऑनलाइन में उतना नहीं आ पाती, बिकॉज अगेन दिस लैक ऑफ इंटरेक्शन। तो I wish you all the best. Myself Dr. Gaurav Gupta and I'm signing off. Take care.